नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल और उसमें हमने सोशियोलॉजी स्टार्ट की थी, है ना? जो सब्जेक्ट हम लोग फिनिश कर चुके हैं वो अब आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। बार-बार 5 मिनट तो इसी में खराब हो जाता है। और सेकंडली मैं जो पहला लेक्चर था वो इतना ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर बनाने का वो नहीं था, मन तो नहीं था पर अब वो हो गया क्योंकि वो क्लास और कास्ट सिस्टम एक साथ ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब जैसे आज प्रोसेस ऑफ चेंज हम लोग कवर करेंगे। इसमें ये 4 कांसेप्ट हैं तो इनको क्या अलग-अलग पढ़ाना थोड़ा-सा टेढ़ा काम है। संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये 4 कांसेप्ट आज हम लोग कवर करेंगे। प्रोसेस ऑफ चेंज नाम से ये आपको टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना? अब ये 4-5 टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप ये मान के चल सकते हो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन प्रोसेस ऑफ चेंज के बारे में। सबसे पहला जो कांसेप्ट है संस्कृताइजेशन, इसको आप हिंदी में देखो तो संस्कृतिकरण ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। ये कांसेप्ट है क्या कि जो ऐसी जातियाँ या फिर ऐसे लोग, ऐसी जाति या ऐसे लोग जो किस बेसिस पे काम करते हैं, अपनी जो कुरीतियाँ हैं या फिर अपनी बुरी आदतें हैं या फिर अपनी खराब चीज़ें हैं, उनको छोड़ करके और जो ऊँची जाति या ऊँचे लोग जो माने जाते हैं, उनके कस्टम्स या आइडियोलॉजीज़ को अपनाते हैं, तो उस प्रोसेस को संस्कृताइजेशन कहते हैं। ये जाति मेरे को पता नहीं है, थोड़ा-सा मेरा हिंदी की मात्राओं में हाथ तंग है, तो ये आप देख लेना, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जो संस्कृताइजेशन है कंसेप्ट फर्स्ट गिवन बाय एम एन श्रीनिवासन, हमने ये बात कर ली थी। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, है ना? कुर्ग्स, इफ यू रिमेंबर, कुर्ग्स आर द इज द लैंड ऑफ जनरल्स। तो ये इस किताब में रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया किताब एम एन श्रीनिवासन लिखते हैं और उसमें पहली बार ये कंसेप्ट देते हैं। संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच, ये डेफिनेशन है आपको याद रखनी है, बाय विच अ लोअर कास्ट और ट्राइब और एनी अदर ग्रुप चेंजेस इट्स कस्टम्स, आइडियोलॉजीज एंड लाइफस्टाइल्स सिमिलर टू अपर कास्ट, है ना? अपर कास्ट जिसको भी माना जा रहा है सोसाइटी में, उसके जैसे कस्टम्स और आइडियोलॉजीज अपना लेना ही संस्कृतिकरण है और ये पहले पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखना है क्योंकि आरएएस में आप अगर अभी तो वैसे बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, पर फिर भी एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार के भी पिछले पेपर देख जाओगे, आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे और ये 20-25 नंबर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। फिर देखें अपन, बिफोर द कंसेप्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन इट वाज बिलीव्ड दैट कास्ट सिस्टम इज रिजिड सिस्टम, है ना? रिजिड सिस्टम है और इसमें क्या है कि बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं और इट वाज बेस्ड ऑन बर्थ इन विच नो चेंज इज पॉसिबल एज सेड बाय सोशियोलॉजिस्ट मजुमदार एंड मदान। कास्ट सिस्टम को क्लोज सिस्टम बताया गया था, जबकि अब हम लोग देख रहे हैं जब ये संस्कृतिकरण का, संस्कृताइजेशन का जो कंसेप्ट आता है उसके बाद हम लोग देखें तो ये कंसेप्ट में ये रिजिड सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी ला देता है। कैसे? कस्टम्स और आइडियोलॉजीज और लाइफस्टाइल को अपना सकती हैं अपर कास्ट की लोअर कास्ट। फिर एम एन श्रीनिवास क्या ऑब्जर्व करते हैं दैट कास्ट इज अ फ्लेक्सिबल सिस्टम एंड दैट मोबिलिटी इज पॉसिबल इन दिस सिस्टम। फिर इसमें एग्जांपल ऑफ संस्कृताइजेशन में अगर कुछ देखो तो हिंदुआइजेशन ऑफ भील्स, है ना? ये वैसे चलो ठीक है, इसके बारे में बात ज्यादा नहीं करेंगे, ये आप एग्जांपल ऐसे ही याद करना। चाहे भील जाति हो, संथल्स हो, गौंड ट्राइब्स हो, तो ये लोग क्या है, इनका हिंदुआइजेशन हो चुका है ना? या फिर पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है तो हो रहा है थोड़ा-थोड़ा। फिर जांगिड़ एक जाति है, उस वो शर्मा सरनेम को यूज करते हैं, तो ये भी संस्कृताइजेशन का एग्जांपल है। फॉरेन इन्वेडर्स जैसे शक्स, कुशाण्स, ये लोग हिंदू बन गए, क्षत्रिय बन गए, तो ये भी संस्कृताइजेशन का ही कंसेप्ट है। फिर एक रेफरेंस ग्रुप टर्म आती है। रेफरेंस ग्रुप क्या है? अ ग्रुप इन विच वन इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी कास्ट बट वांट टू बी, है? ऐसा मतलब वो ऐसी कास्ट जिसका आप मेंबर बनना चाहते हो, है ना? तो इसको एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन भी कहा गया है। अकॉर्डिंग टू आर के मेरिटन, इट इज अ प्रोसेस इन विच नॉन ग्रुप मेंबर्स लर्न टू टेक ऑन वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ अ ग्रुप दैट दे एस्पायर टू जॉइन। जैसे कि मान लो कोई ब्राह्मण जाति का है और वो क्षत्रिय जाति जैसी व्यवस्था खुद के अंदर डेवलप करना चाहता है क्योंकि उसको जो क्षत्रिय वाली जो क्वालिटीज हैं वो ज्यादा पसंद हो। तो सिमिलरली ये रेफरेंस ग्रुप या एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का कंसेप्ट है। फिर आगे देखें तो इसी का जस्ट उल्टा एक कंसेप्ट आता है डीसेंसिटाइजेशन। डीसेंसिटाइजेशन में क्या है कि इसमें ऑपोजिट कंसेप्ट हो जाएगा। दिस इज ऑपोजिट कंसेप्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन। इट हैज टू टाइप्स। या तो हायर कास्ट जो है वो स्टार्ट फॉलोइंग लाइफस्टाइल्स एंड रिचुअल्स ऑफ अ लोअर कास्ट, है ना? चाहे वो जनजातियों जैसा बिहेव करने लग जाए या फिर और दूसरी जो जातियां हैं जिसको लोअर कास्ट माना गया है उनके जैसे लाइफस्टाइल और रिचुअल्स को अडॉप्ट कर ले। या फिर व्हेन अपर कास्ट अबंडेंस द एलिमेंट्स ऑफ देयर एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड अडॉप्ट वेस्टर्न लाइफस्टाइल। चाहे चाहे तो अपर कास्ट ऐसा, हायर कास्ट ऐसा कर ले कि लोअर कास्ट के ट्रेडिशंस या रिचुअल्स को अपना ले, या फिर वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपना ले, तो इसको डीसेंसिटाइजेशन कहा गया है। फिर एक रीसेंसिटाइजेशन भी कॉन्सेप्ट है, द प्रोसेस ऑफ इंडियन पीपल अबैंडनिंग वेस्टर्न कल्चर। आप देख रहे होगे बहुत सारे लोग वेस्टर्न से वापस से इंडियन कल्चर की तरफ आ रहे हैं, तो इंडियन पीपल अबैंडनिंग वेस्टर्न कल्चर एंड अडॉप्टिंग इंडियन कल्चर अगेन आफ्टर अवेकनिंग, है ना? अवेकनिंग मतलब उनका पुनर्जागरण हो जाता है। तो उसके बाद में ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, गवर्नेंस एंड वैल्यूज इज कॉल्ड डीसेंसिटाइजेशन, है ना? तो आप वेस्टर्न कल्चर आपने अडॉप्ट कर लिया तो ये आपका डीसेंसिटाइजेशन हो गया एक तरीके से। उसके बाद में आप वापस इंडियन कल्चर की तरफ आ जाते हो तो ये रीसेंसिटाइजेशन हो गया। फिर कुछ फीचर्स और बेसिक बेसिक बातें हम लोग एक एक करके देखेंगे कि फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है। तो ये फीचर देखो, लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, ये डायनामिक कंसेप्ट है और इंडिविजुअल प्रोसेस है, बट कलेक्टिव एक्शन है ना? ये मतलब इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, कलेक्टिव एक्शन है ये, क्योंकि एक इंडिविजुअल ऐसा करे तो ऐसा संस्कृताइजेशन नहीं माना जाएगा उसको, है ना? एक एज अ होल सोसाइटी एज अ होल या एक कुछ पॉपुलेशन या ग्रुप ऐसा करेंगे तो ये कलेक्टिव एक्शन संस्कृताइजेशन माना जाएगा। यूनिवर्सल प्रोसेस है फाउंड इन ऑल सोसाइटीज। इन दिस द लोअर कास्ट इमिटेट्स द बिहेवियर ऑफ ब्राह्मण्स एज वेल एज अदर डोमिनेंट कास्ट। ये तो हमने उसमें देख लिया इसके डेफिनेशन में। टू वे प्रोसेस है, लोअर कास्ट ट्राई टू अचीव हाई स्टेटस व्हाइल द अपर कास्ट स्टार्ट वर्शिपिंग फोक डाइटीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एपिडेमिक, है ना? तो जो अपर कास्ट है वो भी लोअर कास्ट जैसी जो चीजें होती है वो करने लग जाती है और लोअर कास्ट हाई स्टेटस अचीव करना चाहती है।
फिर देयर इज नो स्ट्रक्चरल चेंज ड्यू टू दिस, इसके कारण कोई भी स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो चेंज इन सोशल सिस्टम, जो सोशल सिस्टम चल रहा है वो सोशल सिस्टम वैसा का वैसे ही चला जाएगा, बस कुछ ग्रुप अपनी आदतें वैसी कर लेंगे, अपने बिहेवियर में वैसा इमिटेट कर लेंगे जो अपर क्लास जैसा हो या अपर क्लास जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल या लोअर क्लास जैसा हो। फिर द प्रोसेस इज नॉट लिमिटेड टू हिंदूज बट इट इज ऑल्सो फाउंड इन ट्राइब्स, जैसे कि आप अगर आप गोविंद गिरी को जानते हो, अभी करंट सिचुएशन में इंडिया में जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स अभी चल रहे हैं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पर उसमें सीधी सीधी बात ये की जाती है, उसमें ट्राइब्स को बताया जाता है कि आपने जो गलत आदतें अपना रखी है आप उनको छोड़ो, शराब का सेवन, मांस का सेवन, ये सारी चीजें छोड़ करके आप जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आओगे तब आपका विकास होगा, एजुकेशन जैसी चीजों को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर आगे देखिए तो कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं किसको, प्रोसेस ऑफ सेंसिटाइजेशन को। इन एंशिएंट टाइम्स ब्राह्मण डोमिनेटेड द स्टडी ऑफ वेदास एंड चैंटिंग, हाउएवर एट प्रेजेंट आप ऑनलाइन भी एक्सेसिबल है सभी क्लासेस और सभी कास्ट के लिए। एनकरेज करता है किसको, ये एनकरेज करता है सेंसिटाइजेशन को, क्योंकि अब कोई भी जाति हो, चाहे कोई ट्राइबल हो, वो लोग वेदास को पढ़ सकते हैं, वो लोग मंदिरों में जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, तो सेंसिटाइजेशन को जो प्रोसेस है वो प्रमोट होता है। फिर इंक्रीज इन सोशल मोबिलिटी ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये हमने पहले भी ऐसी बातें कर ली है। डिजायर टू मूव अप इन द हायरार्की, ये बेसिक डिजायर है, बेसिक अर्ज होगी इंसान की, तो ये जो डिजायर है वो उसको प्रमोट करती है किसको, सेंसिटाइजेशन को। प्रोटेक्शन टू लोअर क्लास कास्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन SC/ST एक्ट जो बना हुआ है वैसे जो प्रोविजंस बने तो वो प्रोटेक्शन देते हैं लोअर कास्ट को, तो फिर वो लोग ऐसे प्रोसेस अपना सकते हैं। अर्बनाइजेशन इंप्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंप्रूव हुई है, इकोनॉमिक कंडीशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर एजुकेशन में वृद्धि भी हुई है, अटेनमेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर दूसरी जातियों द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा, अनुलोम मैरिजेस या इंटरकास्ट मैरिजेस का जो कंसेप्ट है वो भी एनकरेज करता है सेंसिटाइजेशन को। फिर इसके फंक्शंस में देखें तो इट ट्राइज टू एक्सप्लेन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है उसको एक्सप्लेन करने की ये कोशिश करता है, एक्सप्लेन उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। हेल्प ब्रिंग्स ट्राइब्स इन मेन स्ट्रीम सोसाइटी, ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने के लिए ये बहुत ही, क्योंकि ट्राइब्स ये तो जरूर जो आजकल के मूवमेंट चल रहे हैं ये तो जरूर करेंगे हम लोग हिंदू नहीं है ना, पर अपना संस्कृतिकरण तो वो लोग फिर भी कर रहे हैं, है ना, ताकि वो लोग जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसके साथ एंगेज हो सके हैं। फिर ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू द लोअर कास्ट टू चेंज देयर पोजीशन, जो कि हमने पहले बात की थी, कास्ट एक रिजिड सिस्टम माना जाता था, इस कंसेप्ट की वजह से वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। फिर ये अटैक करता है सुप्रीमेसी ऑफ द अपर कास्ट, रिड्यूस करता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एंड शोज सोशियो कल्चरल डायनामिक्स, तो ये इसके फंक्शंस हैं। फिर कुछ लिमिटेशंस भी हैं क्या सेंसिटाइजेशन की, तो लिमिटेशंस ऑब्वियसली इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो ये लिमिटेड कंसेप्ट है, नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन ऑल जो सोशल चेंजेस जितने भी हो रहे हैं सबको ये एक्सप्लेन नहीं करता है, ये सिर्फ सोशियो कल्चरल जो डायनामिक्स है उसको एक्सप्लेन करने में तो ये सक्षम है, और बाकी और चेंजेस भी सोसाइटी में कई हो रहे हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं करता। इट इज प्रोसेस ऑफ रिएक्शन दैट इज कन्फाइंड टू अ लिमिटेड ट्रेडिशन। टुडे पावर एक्विजिशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आर मोर इंपॉर्टेंट देन कास्ट स्टेटस, तो ये जो कास्ट स्टेटस है आपके पास में अगर पावर है या आपके पास में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है अच्छा खासा, तो आप में से कोई भी ऐसी जाति होगी नहीं जो दूसरी जाति को अपर कास्ट भी समझेगी, है ना, तो अपर कास्ट की आदतें अपनाना तो बहुत दूर की बात है। फिर आप देखो दिस में लीड टू इंटरकास्ट एनमिटी, इसकी वजह से इंटरकास्ट एनमिटी हो सकती है, क्योंकि आप जब कह रहे हो तो आप ये मान रहे हो कि कोई जाति ऊपर है और कोई जाति नीचे है। द डोमेन कास्ट में नॉट अलाउ द लोअर कास्ट ग्रुप, है ना, डोमेन्स नहीं है, डोमिनेंट कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट में नॉट अलाउ द लोअर कास्ट ग्रुप टू रीच देयर पोजीशन। फिर डिस्पाइट ऑल दीज, मैंने आपको बोला जैसे भी लिमिटेशन लिखो उसके बाद में आप क्रिटिसिज्म में हमेशा पॉजिटिव लिखोगे, डिस्पाइट ऑल दीज क्रिटिसिज्म कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव लिखोगे। वी कैन नॉट डिनाई द कंसेप्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन एज द कंसेप्ट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल सिस्टम एंड इन पर्टिकुलर सोशो कल्चरल डायनामिक्स अमंग डिफरेंट कास्ट। ठीक है, ये देखो मैं आपको वैसे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, पर ये जो ऐसी लाइनें है ना इनका प्रभाव मेरे हिसाब से आंसर से भी ज्यादा होता है, तो आप हमेशा कंक्लूजन में कोशिश करें, एक लाइन ही सही पर कंक्लूजन में एक या दो लाइन जरूर आप लिखें, जब भी एटलीस्ट 10 मार्क्स वाले जो आंसर है ना उसमें तो लिख कर किया, बेसिक 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, बेसिक 2 लाइन का कंक्लूजन और बीच में बॉडी, इतना सा कंसेप्ट है। ठीक है, फिर कुछ इफेक्ट्स देखो सेंसिटाइजेशन के सोशल जो स्फेयर है उसमें देखो तो ये हेल्प करता है लोअर कास्ट को रेज देयर सोशल स्टेटस। इकोनॉमिक स्फेयर में ये अडॉप्शन ऑफ क्लीन बिजनेसेस, जैसे कि अगर कोई जाति है जो शराब बनाने का काम कर रही है तो वो अपने सेंसिटाइजेशन करेगी, तो वो शराब बनाने का काम छोड़ करके और दूसरे जो बिजनेसेस होंगे उनको अडॉप्ट करेगी। लोअर कास्ट पीपल गिविंग अप वर्क दैट आर नॉट कंसिडर्ड गुड। फिर इन रिलीजियस फील्ड में देखो तो विजिटिंग टेम्पल्स, परफॉर्मिंग पूजा, वियरिंग सेक्रेड थ्रेड्स लाइक ब्राह्मण्स यूज्ड टू डू। फिर गिविंग अप फॉरबिडन फूड एंड सेरेमनीज, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो मांस का सेवन करते हैं वो लोग मांस को त्याग रहे हैं। कुछ ऐसी सेरेमनीज जो उनको सही नहीं लगती थी, चाहे वो बलि देना, जैसे कि आपको पता होगा अलग अलग जगह पर ऐसा कंसेप्ट होता है, तो ये सब ये लोग त्याग रहे हैं। फिर इन लाइफस्टाइल ये वेयरिंग क्लोथ सिमिलर टू अपर कास्ट, बिल्डिंग ब्यूटीफुल हाउसेज एंड फोकस ऑन क्लीनलीनेस, ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, तो ये इफेक्ट्स हैं सेंसिटाइजेशन के। फिर हम लोग देखें तो वेस्टर्नाइजेशन। अब देखो वेस्टर्नाइजेशन का बेसिक मतलब तो आपको पता है, अगर आप ये पूरे वर्ल्ड देखो और यहाँ पर अगर इंडिया है, ये मेरा भारत महान है, तो इसके वेस्ट में जो वर्ल्ड है उसमें जो भी रीतियां जो भी चीजें अपनाई गई उसको उसका जो कंसेप्ट है वो वेस्टर्नाइजेशन है। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात हो गई। इट इज अ प्रोसेस व्हेन सोसाइटी अडॉप्ट्स वेस्टर्न कल्चर, वैल्यूज, आइडियोलॉजीज एंड लाइफस्टाइल। अब ये एम एन श्रीनिवास है ना, एम एंड नहीं है,
M. N. श्रीनिवास इसके बारे में भी कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन रेफर्स टू द चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ 150 ईयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल। आप खुद भी सोच करके देखो कि अगर वेस्टर्नाइजेशन है तो आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स अभी बहुत रीसेंट है 1991 के बाद में, है ना? तो भारत में ये इतनी सारी वेस्टर्न वैल्यूज, चाहे आप पहनावा देख लो, अपना सारा कोर्ट्स का जो जुडिशियल सिस्टम है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो सारा सिस्टम देख लो, और अपने बेसिक जो भी ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे फिर अपर सोसाइटी के जो लोग हैं, वो लोग जो कपड़े पहन रहे हैं, जो उनकी आदतें हैं, वो आई कहाँ से? तो ब्रिटिशर्स का जो रूल था उस काल में जो इन्फ्लुएंस हुआ, उससे हमारे अंदर वेस्टर्नाइजेशन की जो चीजें हैं वो आ गई। फिर अकॉर्डिंग टू योगेंद्र सिंह क्या कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन इज द एम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म एंड रैशनलिज्म इन व्हिच स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये वेस्टर्नाइजेशन को क्या कह रहे हैं? ये ह्यूमनिज्म, मानववाद की बात करते हैं, ये रैशनलिज्म कहते हैं कि ये तार्किक चीजें जो होती हैं वो वेस्टर्नाइजेशन में आती है, और इस प्रोसेस ने स्टार्ट किया क्या? इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। फिर वेस्टर्नाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज 150 ईयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल रिजल्टेड इन सम रिवॉल्यूशनरी परमानेंट चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, आपको पता होगा, आज भी बहुत छोटे-छोटे गाँव में चले जाओगे तो वहाँ पर है ना रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। पर आज के टाइम पर अगर आफ्टर द ब्रिटिशर्स वर गॉन, उसके बाद में आप देखोगे तो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विकास हो नहीं गया है उन गाँवों में तो ब्रिटिश ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजी, नॉलेज, बिलीफ्स, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस व्हिच स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो वेस्टर्नाइजेशन की अब अगर डायमेंशन देखें तो इंटरनल डायमेंशन और एक्सटर्नल डायमेंशन हो सकते हैं। वेस्टर्न वैल्यूज आना, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज आना इंटरनल डायमेंशन की बात है, जबकि एक्सटर्नल में देखो तो वेस्टर्न कल्चर का आना, वेस्टर्न लाइफस्टाइल का आना, ये एक्सटर्नल बात हो जाएगी। वेस्टर्न वैल्यूज कैसे? जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, चाहे अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे फिर और भी रशियन रेवोल्यूशन हो, तो ये सारी चीजों से हमें अलग अलग वैल्यूज सीखने को मिली। फिर वेस्टर्न रेवोल्यूशन, वेस्टर्न आइडियोलॉजी में देखें तो डेमोक्रेसी, रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्पर जैसी चीजें हमको इसमें देखने को मिलती हैं। फिर वेस्टर्न कल्चर में देखें, आर्ट्स, जो आर्ट है, वेस्टर्न रिलीजन हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, वैलेंटाइंस डे आप मनाने लग गए, चाहे फिर और भी क्रिसमस जैसे इवेंट्स आप मनाने लग गए, तो ये वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्नाइजेशन का ही प्रभाव है। फिर वेस्टर्न लाइफस्टाइल में देखो तो आपका जो डायलेक्ट है, जो बोलने की आपकी बोलने का तरीका है, चाहे आपकी ईटिंग हैबिट्स हो, चाहे आपके टेबल मैनर्स हो, चाहे आपके अटायर हो, ये सारी चीजें वेस्टर्न लाइफस्टाइल का ही परिणाम है। फिर एम एन श्रीनिवासन कुछ जो फीचर्स हैं वेस्टर्नाइजेशन के वो बताते हैं, और वो कहते हैं इट इज एन इंपोर्टेड कंसेप्ट, है ना, इंपोर्टेड कंसेप्ट है, बाहर का कंसेप्ट है। फिर ये सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंज ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, है ना, ये पहले भी बता रहे हैं 150 ईयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल की वजह से जो चेंजेस आए उसको वेस्टर्नाइजेशन एम एन श्रीनिवास ने कहा। तो ये कह रहे हैं ये सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंज है। फिर ये कह रहे हैं ब्रॉडली चेंज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ, इट इज अ ब्रॉड एंड मल्टी स्टेज कंसेप्ट अफेक्ट्स अ पर्सन बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ठीक है, आई होप ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सेल्फ अंडरस्टूड है, इनमें कुछ इतना ज़्यादा समझाने जैसा है नहीं। इट इज़ अ न्यूट्रल कंसेप्ट फ्रॉम द मॉरल एटीट्यूड व्हिच शोज अ चेंज इन सोसाइटी रेदर देन बीइंग क्रिटिकल एज गुड और बैड। देखो वेस्टर्नाइजेशन आप देखो तो वैसे जीवन में भी आप देखो तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप हर चीज़ को इस बेसिस पे तोल रहे हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, रेदर देन सिर्फ आप जो चेंजेस हैं उनको एक्सप्लेन करो। तो ये न्यूट्रल कंसेप्ट है, ये नहीं बता रहा कि ये अच्छा है कि बुरा है, ये सिर्फ मॉरल एटीट्यूड बता रहा है, और जो चेंजेस इन सोसाइटी हो रहे हैं उनको बता रहा है। इट अफेक्ट्स डज नॉट इम्पैक्ट एवरीवन इक्वली, सबके ऊपर इक्वल इफेक्ट नहीं है। जो गाँव में, दूर दराज गाँव में रहने वाला इंसान है उसके ऊपर उतना प्रभाव नहीं है जितना प्रभाव जो मेट्रो सिटीज में रह रहा है उसके ऊपर है, या फिर जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ है उसके लिए है। फिर कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है विच इज डिफिकल्ट टू असेस एंड कैन अफेक्ट वन साइड ऑफ पर्सनल जो पर्सन्स पर्सनैलिटी है पार्शली या कंप्लीटली, एट द सेम टाइम अदर साइड ऑफ पर्सनैलिटी माइट रिमेन अनअफेक्टेड बाई इट। आप देखो कि कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जब आगे जाओगे तो बहुत सारे, मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल सूट बूट पहन के जाते हैं, पर जब वो घर पे होते हैं तो वो इतने पूजा पाठ वाले लोग होते हैं, तो ये उनकी एक जो पार्शियल चेंज उनकी पर्सनैलिटी में हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जब वो गए तो उन्होंने वो जो मेथड्स है वो अपना लिए, पर उनके जो घर में जो मेथड्स हैं वो भी उनको ऑन द सेम टाइम उनकी जो दूसरी साइड है वो पर्सनैलिटी की अभी भी अनअफेक्टेड है। फिर इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन नेशनल मूवमेंट पे भी कोई इम्पैक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन देखो वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें आई। आपको पता होगा अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, 1917 रशियन रेवोल्यूशन के बाद में जो जागृति भारत में आई, है ना, जागृति एज़ इन कोई लड़की का नाम नहीं है, जो डेवलपमेंट हुआ थॉट का कि जब वहाँ पर लेबर जो क्लास है वो रिवॉल्यूशन कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? जब जापान रशिया को हरा देता है तब जो फीलिंग आती है इंडियन सोसाइटी में वो यही आती है कि इतना बड़ा देश है, उसको अगर जापान हरा सकता है तो हम लोग क्यों नहीं हरा सकते? तो ये सारे जो थॉट्स हैं ये वेस्टर्नाइजेशन के ही कारण हैं। फिर इट इंट्रोड्यूस नेशनल लीडर्स टू द फिलॉसफी ऑफ ग्रेट थिंकर्स, जैसे जेएस मिल हुए, हम मिल पढ़ चुके हैं, यूटिलिटेरियनिज्म में रूसो, वोल्टेयर, ये जो थिंकर्स हुए इनके बारे में कब पढ़ा? जब वेस्टर्नाइजेशन आया। दे अंडरस्टूड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रशियन, जो हमने बात की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ये सारे में इनका जो बेसिक एसेंस था वो इंडियंस या इंडियन लीडर्स जो हुए नेशनल मूवमेंट के, ये मोमेंट नहीं है भाई, है ना, मूवमेंट है, थोड़ी थोड़ी इसमें देखो एरर्स हैं, बट ह्यूमन एरर्स है। ड्यू टू दिस देखो दे फॉट अगेंस्ट द ऑपरेसिव ब्रिटिश राज, है ना, ये इंपैक्ट है वेस्टर्नाइजेशन के। फिर वेस्टर्नाइजेशन जो है वो ओपन अप डोर्स ऑफ नॉलेज, ये बेसिक कुछ चीजें हैं, देखते हैं इसके बारे में, और इसके आगे हम लोग देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या है वेस्टर्नाइजेशन। तो देखो वेस्टर्नाइजेशन ओपन
अप द डोर्स ऑफ नॉलेज। ये जो बेसिक टॉपिक है इसका बात क्या है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम किस लिए एक्सेसिबल हुआ, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इन यूरोप, रेनेसां मूवमेंट इन मिडिल एजेस एंड व्हिच एक्सपेंडेड मेंटल होराइजंस ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स। फिर एजुकेशन ऑफ ऑल का कांसेप्ट जो था वो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से आया। ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ 19th century, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन अवेलेबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जबकि पहले एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल नहीं था। द प्रिवेलिंग एविल प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम, अनटचेबिलिटी, इन ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन लाइक सती सिस्टम, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, ये सारे इन सबको लाइमलाइट में लाया गया और इनको खत्म करने की बातें भी वेस्टर्नाइजेशन की वजह से शुरू हुई। सोशल रिफॉर्मर्स अट्रैक्टेड द अटेंशन टुवर्ड्स द इवल, जो इवल रिचुअल्स थे या सुपरस्टिशंस थे। आप जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं, चाहे आप रविंद्रनाथ टैगोर की बात करो, चाहे राजा राम मोहन रॉय की बात करो, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात करो, जब स्वामी विवेकानंद जो लेटर 19th सेंचुरी है उसमें शिकागो में जाकर के भाषण दे रहे हैं, तो ये वेस्टर्नाइजेशन का ही प्रभाव होगा और उस प्रभाव में वो वहां जाकर के हमारी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने भी हमेशा यही कहा कि वेस्टर्नाइजेशन को जो उसकी जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे लिए अपनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर they also suggested remedies for social, political, economic issues of the country. The intellectuals took the responsibility of building modern, open culture, culturally rich and powerful India out of fragmented, poverty-stricken, backward and introvert society. ये देखो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, तो वो नोट्स में से आप ये एक बार पढ़ लेना। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, आप अपने मन से भी देख सकते हो। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट में देखोगे तो सोशल सेक्टर अलग-अलग देखो, ये है ना, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस या कल्चरल, ये पीएसईआर, कल्चरल तो नहीं, पीएसईआर में एक थ्योरी बनाई हुई है। तो कोई भी टॉपिक हो जिसके बारे में आपको कुछ याद नहीं आ रहा हो, तो पीएसईआर थ्योरी है, उसमें आपको पॉलिटिकल डायमेंशन के बारे में सोच लेना, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस या कल्चरल के बारे में। फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव भी इसमें ऐड कर सकते हो, अदर डायमेंशंस भी कुछ याद आ रहे हो तो इससे क्या थोड़े पॉइंट्स दिमाग में ज़्यादा आ जाते हैं। तो सोशल सेक्टर में देखो तो रिड्यूस करता है ये क्या, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रिड्यूसेस सोशल लेवल्स लाइक जो सती सिस्टम है या पॉलीगैमी है, बहुविवाह की जो प्रथा है, वैल्यूज लाइक इक्वालिटी एंड लिबर्टी स्टैब्लिश होती है, फॉर्मल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन शुरू होती है। पॉलिटिकल जो सेक्टर है उसमें डेमोक्रेसी आ जाती है, रूल ऑफ लॉ आ जाता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स की, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स आए कहाँ से, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से फंडामेंटल राइट्स आए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद में रशिया के यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन हमने ली। फिर इकोनॉमिक सेक्टर में देखो तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीजें हुई। आर्ट एंड कल्चर तो मॉडर्न पेंटिंग जो है वो उसका डेवलपमेंट हुआ। रिलीजियस फेयर में देखेंगे तो सुपरस्टिशन जो है वो डिक्रीज हुए, ह्यूमनिज्म, मानववाद ग्रो हुआ, रैशनैलिटी, तार्किक क्षमता आई, रिलीजन में भी रैशनैलिटी आई। तो ये सारे वेस्टर्नाइजेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट है। नेगेटिव में देखो तो कल्चरल फ्रेगमेंटेशन बढ़ गया, encourage individualism, materialism and consumerism, जो कि वेस्टर्न जो दुनिया है उसका बेसिक एसेंस भी है, ये इंडिविजुअलिज्म के ऊपर जोर देता है, मटेरियलिज्म के ऊपर जोर देता है, कंज्यूमरिज्म के ऊपर। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इन इंडियन सोसाइटी जो है वो रैपिडली डिक्रीज हो गई, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म बढ़ गया तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाती है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंक्रीज हो गया, क्योंकि एनवायरमेंट के तो वेस्टर्न लोग एनवायरमेंट की तो परवाह नहीं करते हैं, वेस्टर्न लोग एनवायरमेंट की सिर्फ बात करते हैं, है ना, वो परवाह नहीं करते हैं। परवाह करने वाले देखने हैं तो आप इंडियन सोसाइटीज में आकर के ट्राइबल्स को देखिए एंड यू विल नो कि एनवायरमेंट की परवाह कितनी की जाती है। फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, रिड्यूस करती है किसको, सोशल हार्मनी को। और इंपैक्टेड फैमिली एंड मैरिज स्ट्रक्चर, आपको पता है डाइवोर्स रेट्स इंक्रीज हो गए। आप डाइवोर्स रेट्स की बात करूं तो इंडिया में 1% है ना, जबकि इंडिया का सबसे मॉडर्न स्टेट है केरला, उसमें जस्ट 2% डाइवोर्स रेट है ना। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले, पर इंडियन सोसाइटी के हिसाब से इसको ज्यादा ही माना जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने देखा वेस्टर्नाइजेशन का। इसके बाद में हमारा जो कंसेप्ट शुरू होता है वो है सेक्युलरिज्म या सेक्युलराइजेशन का, और सेक्युलराइजेशन के बाद में हमको देखना है ग्लोबल। तो ये सेक्युलराइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, वरना पिछले वाले की तरह ये लेक्चर भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।